जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन पर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो वैकेंसी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल है वो लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं इसमें देखूंगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है और इसका जो है स्टडी मटेरियल क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगा। तो इस पे मैं थोड़ा डिटेल में आज बात करने वाला हूँ। तो आपके लिए बता दूं कि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हमारा ट्रेन चलाता है, उसी तरीके से जो टेक्नीशियन होते हैं वो ट्रेन से जुड़ी हुई, जैसे इंजन, जैसे सिग्नल्स, जैसे सवारी और माल डिब्बा या फिर ओएचई या फिर ट्रेन के अंडर पार्ट्स की जो मेंटेनेंस करता है, जो मरम्मत करता है, वही टेक्नीशियन होता है। तो इस टेक्नीशियन को इसमें हमें देखने को मिल रही है दो पोस्ट देखने को मिल रही है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो अक्सर हमने देखा था कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसियां आती थी, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो होता था वो सिर्फ प्रमोशन से भरे जाते थे। यानी कि जो लोग टेक्नीशियन 3 लोग रहते थे वो 2 फिर उसके बाद 1 में उनका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन अब की बार ये डायरेक्ट हमें भर्ती देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैंने सारी बातें बोर्ड पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि हमें जो है टाइम का बचत हो जाएगा। तो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये देख सकते हैं कि 9144 वैकेंसी है, जिसको कि 9 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। आप 9 मार्च 2024 से अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कि लास्ट डेट कितनी होगी, 8 अप्रैल 2024 तक। यानी 8 अप्रैल 2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सोच समझ के फॉर्म भरना, एएलपी वाली गलती जोन सिलेक्शन में मत कर देना। अब की बार थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना। इसका जो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन डेट होगा, यानी कि अगर आपने अपने फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं, लगता है कि आपने कुछ गलती किया है, तो आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। कब तक, 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024। अब हम इस पे बात करेंगे कि वो अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जो अकाउंट अगर आपने एएलपी का बना के रखा है, उसी अकाउंट पे आप इसका भर सकते हैं फॉर्म। अगर जिन्होंने एएलपी का फॉर्म नहीं भरा है वो लोग चाहे तो आप अपना अलग से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भर दिया है वो लोग चाहे तो सेम अकाउंट पे आपको भरना पड़ेगा। और इसके लिए आप किसी और जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी का क्वेश्चन, अगर बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट हो सकता है कि मैंने एएलपी का फॉर्म इस जोन से भर दिया है तो क्या टेक्नीशियन के लिए उसी जोन से भरना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब की बार आप अपना जोन बदल सकते हैं। एएलपी का अगर मान लीजिए आपने मुंबई जोन से भरा है या फिर बिलासपुर या सिकंदराबाद, या फिर कोई आपको लगता है कि जोन हमें डेंजर जोन था, तो आप अपना आरआरबी, अपना जोन आप बदल सकते हैं। इसमें एक और खास बात है कि अगर मान लीजिए कि आपने टेक्नीशियन के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशंस भी रखते हैं, तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और दोनों फॉर्म अलग अलग भरना होगा, एक ही साथ में भरना नहीं होगा। तो आप चाहे तो आप सेम आरआरबी, सेम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 के लिए आप चाहे तो अपने आरआरबी और अपने जोन भी बदल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्रिएट हो गया अकाउंट। एक चीज़ इसमें कॉमन है कि जैसे एएलपी के लिए अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं थे, वैसे ही टेक्नीशियन वाले एलिजिबल नहीं है। यानी जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन, इसके जो लास्ट डेट है यानी 8 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आपके जो फाइनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के एग्जाम के रिजल्ट आ चुके होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते। इसमें एक और बात है कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आती है, तो हमारी जो रेलवे है ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, जिसके साथ में एक ईमेल भी दिया हुआ है। तो आप उस
इस ईमेल पे भी अपने मैसेज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो रिप्लाई करेंगे। ईमेल है rrbhelp.csc.gov.in। ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है 9592001188। इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो ये हमारी इस पे हो गई। अब हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, तो इस एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव है। अब की बार सिर्फ एक ही CBT होगा, तो जो लोग डरते थे कि CBT 2 पास करना है, CBT 1 पास करना है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बहुत खुशखबरी है कि बस आपने एक CBT पास करना है और आपको और कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि CBT 1, CBT 2 या साइको टेस्ट देना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ आप एक CBT पास करेंगे और उसकी ही मेरिट बन जाएगी। पहले ही CBT की मेरिट बन जाएगी और उस मेरिट के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन B1 या फिर आपका जो C1 नहीं, A3 या फिर A2, इस टाइप का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका हो सकता है। इसमें विकलांग भी एलिजिबल है, तो आप अपनी पोस्ट के अनुसार देख लेना कि किसमें वैकेंट है, क्योंकि ALP में विकलांग एलिजिबल नहीं है, लेकिन इसमें फिजिकली डिसेबल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। एक ही CBT होगा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहेगा, तो उसकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये बनेगी। लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, लेवल 5 का पोस्ट है, तो इसकी जो सैलरी है ये आपका 50 से 55 हज़ार रुपये एक महीने में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके जो क्वालिफिकेशन और एज की बात करेंगे, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात में करूंगा, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें हमें कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है? 1092, यानी 1092। इसमें जो एज है ये 18 से 36 साल दिया हुआ है। तो पहले जो रेगुलर एज होती थी तो ये 18 से 33 साल होती थी, लेकिन चूंकि बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई, तो लोग जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं तो उनके लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन कितना दिया है? 36 साल दिया है। मिनिमम एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2006 के बाद का है, ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो 2006 है, तो आप ध्यान से सुनो। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2006 के बाद का है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 18 से 36 साल होने चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन ये SC ST वाले 41 ईयर्स के लिए, OBC वाले 39 ईयर्स के लिए, डाइवोर्स वुमन 36 साल, ठीक है, भी भर सकते हैं। और उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशंस पे हम आ जाते हैं, जिसमें कि मेन यही है कि बहुत सारे लोगों को क्वालिफिकेशंस में डाउट है, तो ये डाउट हम आज क्लियर कर देंगे। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है BSc होनी चाहिए। BSc होनी चाहिए किसमें? अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक रहा हो, यानी कि BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मैं फिजिक्स, मैथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप का मेरा ये था सब्जेक्ट था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट BSc में फिजिक्स रहा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया। अब अगर डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री B.Tech BE अगर आपने इन्हीं सब्जेक्ट यानी इन्हीं ब्रांच में अगर आपने किया है, तो भी आप इस फॉर्म को
भर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा लेवल 1 लेवल 5 की टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी। अब हम बात करेंगे कि इसकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे कि आपका जो एज है और क्वालिफिकेशंस क्या है, तो उस पर देख लेते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी देखने को हमें मिल रही है 8052 देखने को मिल रही है, जिसमें इस एज जो है 18 से 33 साल की एज होनी चाहिए। और SC ST के लोग 38 इयर्स और OBC के लोग इसको 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्स वुमेन है तो 35 साल एज रहेगा तो आप अप्लाई कर सकती हैं। इसमें भी जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन में छूट है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में डिटेल में आप देखेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग ITI है। तो इसमें अब मैं ITI वालों के नाम लेने जा रहा हूँ, उनके ट्रेड के नाम लेने जा रहा हूँ। तो आप अपने ट्रेड को सुन लेना, हो सकता है ये यहाँ पे विजुअल आपको ठीक से ना हो, तो मैं एक एक ITI के ट्रेड को बोलने जा रहा हूं। अगर आपका इसमें से ITI है तो आप अपने फॉर्म को जरूर भर देना, ठीक है। तो ITI का क्वालिफिकेशन है, आपका जो ITI है NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर SCVT यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इससे अप्रूव्ड होने चाहिए। या फिर आपने इन्हीं जो ट्रेड में रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो भी आप इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 को भर सकते हैं। ध्यान रखना कि जिन्होंने ये ITI किया हुआ है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए नहीं भर सकते हैं। सिर्फ ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल है। अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप सिर्फ इसी में भर सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो ITI है ये जो ट्रेड है वो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ, देख लेना। फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रिफैक्ट्री फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, पाइप फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग कम ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन, ठीक है, और ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, मैकेनिक HTLT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट ग्राइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, टर्नर एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ITI वाले जो कि आपको जगह जगह मिलेंगे, शेड में मिलेंगे, आपको स्टेशनों में मिलेंगे, आपको रनिंग ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि जो हमारा AC का टेम्परेचर मेंटेन करता है तो वो भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन वाला टेक्नीशियन रहता है, तो वो भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा एक वैकेंसी जो होती है हमारी 12th PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स मैथ है, कंपलसरी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ। अगर इससे आपने 12th किया हुआ है तो भी आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना इसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है। दूसरे जो पोस्ट रहते हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th वाले अप्लाई नहीं कर सकते। वेल्डर वाला जो कोई पोस्ट है तो वेल्डर वाला ही अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई इलेक्ट्रीशियन वाला अप्लाई नहीं कर सकता। 12th वाला जो पोस्ट है वो मैं बता देता हूँ, जो सिग्नल के मेंटेनेंस के काम में लगे रहते हैं, जो रेलवे के फ़ोन रहते हैं, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसके मेंटेनेंस के जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए फिजिक्स मैथ से, ठीक है। तो ये
कोई टेक्निकल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इनका जो सिलेक्शन होने के बाद रेलवे आपको ट्रेनिंग कराएगी और उसके बाद उसको सिखाएगी कि ये सिग्नल्स का मेंटेनेंस कैसे होगा, ये टेलीकम्युनिकेशंस का मेंटेनेंस कैसे होगा। आपको अलग से ITI करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स मैथ से 12th पास है, ओनली पासिंग मार्क, बिना किसी परसेंटेज के, तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में। तो आप देख सकते हैं SNT में उनकी वैकेंसी रहती है। तो मैं ITI वालों से बोलूँगा कि इसमें जो आपने देखा होगा कि जो SNT का जो क्वालिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देखना, तो उसमें क्लियर लिखा है कि आप या तो ITI इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स होने चाहिए, या अगर आपने इन ट्रेड में ITI नहीं किया है तो आप 12th फिजिक्स मैथ से होने चाहिए। बस इसी का फ़ायदा उठा करके फिजिक्स मैथ से जो लोग भी है, चाहे वो BTech भी कर चुके हैं दूसरे ब्रांच में जो कि एलिजिबल नहीं है, वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें अगर ITI वाला बच्चा अप्लाई कर देता है तो वो सिलेक्शन लेना उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो सब BTech MTech वाले बच्चे जिन्होंने 12th पास किया हुआ है फिजिक्स मैथ से, वो अप्लाई करके लेके चले जाते हैं। तो आपको इसमें अप्लाई करने से बचना चाहिए। आप कोशिश करो कि इलेक्ट्रीशियन की दूसरे डिपार्टमेंट में, यानी कि अगर मान लो कि ट्रेन लाइटिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की है या वायरमैन की है, तो आप उसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। तो उसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा एक डिटेल वीडियो था टेक्नीशियन पर। आपका कोई सवाल होगा, डाउट होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरीके से आपके लिए जानकारियाँ लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं किसी नए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।